नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस एग्रोजेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे आपके जेट एग्जाम जो 2021 का बायोलॉजी का पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और आगामी जो भी वीडियोस रहेंगे उसके अंदर 2022-23 के क्वेश्चन पेपर है उन सबका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आज की क्लास के अंदर 2021 है उसका आपके बायोलॉजी का पेपर है वो डिटेल सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, जिसके कारण आगामी जो आपके 29 जून को जो एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें जितने भी संभावित पर्सन बनते हैं उनको भी हम साथ में यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसके कारण टॉपिक भी आपकी रिवाइज हो जाएगा और पेपर का सॉल्यूशन भी यहाँ पे साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने और यहाँ पर दे रखा है कि द्विपद नामकरण संदर्भित करता है। यहाँ पे दो पद होते हैं नाम के अंदर, ये किसको संदर्भित करता है? तो ध्यान में रखना, एक हमारे पास में होती है यहाँ पे वैज्ञानिक नामकरण पद्धति। अब ये वैज्ञानिक नामकरण पद्धति ये होती है, यहाँ पर वैज्ञानिक नामकरण पद्धति ये होती है कि जो भी सजीव है उसमें यहाँ पे वैज्ञानिक नाम के अंदर हमेशा दो शब्द होते हैं, जिनमें से आपके ध्यान में रखना यहाँ पे कि पहला शब्द होगा वो वंश को बताएगा और दूसरा शब्द होगा वो जाति को बताएगा। और ये द्विनाम पद्धति के जो जनक है वो है हमारे पास में कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एक प्रजाति है उसके कितने शब्द होते हैं, यहाँ पे एक प्रजाति के नाम में दो शब्द होते हैं यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वैज्ञानिक नामकरण पद्धति में और ध्यान में रखना कौन सी भाषा यूज की जाती है, यहाँ पे लैटिन भाषा का यूज किया जाता है। यहाँ पर लैटिन भाषा, पहला जो शब्द है, पहला शब्द वो किसको बताएगा, यहाँ पे वंश को। दूसरा जो शब्द होगा, सेकंड शब्द होगा वो आपके किसको बताएगा, यहाँ पे जाति को। वंश का पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर होगा और बाकी सारे कैसे होते हैं, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स होते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर के अंदर ध्यान रखें, यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो साथ ही साथ आप यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करें कि आपकी कितने क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से करेक्ट होते हैं। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुने यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द आपको नए क्वेश्चन है वो मेन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके 29 जून को पेपर होने वाला है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ सामान्य पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं होता उनके अंदर, वे किस ग्रुप से यहाँ पे संबंधित होते हैं? देखो प्लांट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो होता है आपके क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर किसी भी प्रकार का फल और बीज का निर्माण नहीं होता है, तो उसके अंदर होता है हमारे पास में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा है उसको हम यहाँ पे पादप जगत के उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे आपके बीच में पूछ रखा है कि सामान्य पौधे जिनमें बीज पैदा होते हैं यहाँ पे लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार का फल नहीं बनता है, तो वो हमारे पास में यहाँ पे इसके अंदर होगा, ध्यान में रखना, अनावर्त बीजी या फिर इसको हम कहते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा पहला सामान्य पौधा मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल्स वगैरह जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे डेवलप थे या विकसित हुए थे, वो कौन सा पौधा था? तो वो था हमारे पास में थैलोफाइटा, सॉरी टेरिडोफाइटा, यहाँ पे जिनको हम यहाँ पे सामान्य पौधे के रूप में जानते हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइटा है, इनका हम सजावटी पौधों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा है, इसको हम पादप जगत के उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पादप जगत के उभयचर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आप ध्यान रखें ब्रायोफाइटा के अंदर मॉस और जो लीवरवर्ट है वो भी इसके अंदर आते हैं। मॉस और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे लीवरवर्ट, ये इस ब्रायोफाइटा के अंदर ही आते हैं। ये एग्जाम्पल है मॉस और लीवरवर्ट। कई बार पूछा जाता है कि मॉस और लीवरवर्ट किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे ब्रायोफाइटा के उदाहरण। क्लियर हो जाएगा। थैलोफाइटा है, इस थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आते हैं और इनका जो पादप शरीर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे शैवालों का थैलस होता है। थैलस का मतलब ये होता है कि इनका पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इस कारण इनको हम यहाँ पे कहते हैं कि इनकी संरचना कैसी होती है, यहाँ पे थैलस होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे हमारे पास में कि प्लूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका हुआ होता है, ये जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे? तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, एक बीजपत्री बीज की जो संरचना होती है उससे हमारे पास में क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका देखो डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूं यहाँ पे किस तरीके से। एक बीजपत्री के अंदर क्या होता है यहाँ पे कि इस तरीके से हमारे पास में एक संरचना होती है यहाँ पे बीजपत्र की, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। इसमें यहाँ पे नीचे वाले भाग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ पे ये भाग होगा हमारे पास में मूलांकुर। कौन सा होगा यहाँ पे? मूलांकुर। और ये हमारे पास में भाग होगा यहाँ पे प्रांकुर।
ध्यान रखना यहाँ पे प्रांकुर को प्ल्यूम्यूल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्ल्यूम्यूल कहा जाता है। और मूलांकुर होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे रेडिकल। तो देख लो आप, इसका यहाँ पे इंग्लिश वर्ड हमें देख रखा है, इसका मतलब आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश वर्डों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रोल, क्योंकि एग्जाम के अंदर अभी हिंदी वर्ड हमारे पास होता है प्रांकुर, तो इसका प्ल्यूम्यूल दे रखा है, देखो यहाँ पे पोर्शन। अब इसके अंदर यहाँ पे मूलांकुर का जो सुरक्षात्मक आवरण है ये, इसको हम कहते हैं यहाँ पे कोलियोराइजा, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे पास में प्रांकुर, इसका सुरक्षा आपके सुरक्षात्मक आवरण होता है, तो प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर का सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे कोलियोप्टाइल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और मूलांकुर भाग का जो सुरक्षित भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा, कोलियोराइजा। मतलब कोलियोराइजा मूलांकुर को सुरक्षा प्रदान करता है, और इसके अलावा कोलियोप्टाइल होता है वो प्रांकुर भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला एक और मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बता देता हूं यहाँ पे, कि घास जैसे एक बीजपत्री पादपों में, घास जैसे एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में डालाकार बीजपत्र होता है, डालाकार बीजपत्र होता है, और उस डालाकार बीजपत्र को हम यहाँ पे स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहा जाता है यहाँ पे, स्कूटेलम कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें यहाँ पे स्कूटेलम क्या होता है। तो घास जैसे एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें डालाकार बीजपत्र होता है, उसको स्कूटेलम कहते हैं। और एक बीजपत्री पादपों के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती है वो होती है डबलाकार, डंबल शेप की होती है। तो द्वार कोशिकाओं से रिलेटेड भी आप ध्यान रखें कि एक बीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं होती है डंबल शेप में, और द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनके रंध्रों के अंदर जो द्वार कोशिका जो गार्ड सेल होती है वो होती है किडनी शेप या बीन शेप की होती है। तो प्ल्यूम्यूल है ये हमारे पास में एक बीजपत्री बीज की संरचना से दे रखा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक बीजपत्री के चारों तरफ भ्रूण है, उस भ्रूण के चारों तरफ एक प्रोटीन की परत होती है, एक प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, और इस प्रोटीन के सुरक्षात्मक आवरण को हम यहाँ पे एल्यूरोन परत कहते हैं। कौन सी परत कहा जाता है यहाँ पे, इसको एल्यूरोन परत कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें भी एल्यूरोन परत क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन की परत होती है एक बीजपत्री के अंदर जो सुरक्षा का कार्य करती है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एल्यूरोन परत के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देखो टेगमेन के बारे में दे रखा है, क्या है ये टेगमेन, बीज होते हैं ना, उन बीज के चारों तरफ दो आवरण होते हैं। बाहर वाला तो होता है टेस्टा, जिसको बाह्य बीज चोल कहते हैं, और अंदर वाला होता है यहाँ पे टेगमन, या फिर आपकी टेगमेन कह सकते हो। तो टेस्टा और टेगमेन, इनका निर्माण अध्यावरण के द्वारा होता है, इंटेग्यूमेंट जो लेयर होती है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो टेस्टा और टेगमेन ये बीज के दो आवरण होते हैं, जिनको बाह्य बीजोल और अंत बीजोल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट वो यहाँ पे सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप डिटेल सॉल्यूशन है वो पढ़ो, जो आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए भी ये क्लास बहुत कारगर साबित होगी। और क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी जरूर करना। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास में, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि राइबोसोम का उत्पादन होता है। ये राइबोसोम का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो राइबोसोम का उत्पादन किसके द्वारा होता है ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक तो दे रखा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एक दे रखा है केंद्रक ऑप्शन में, एक दे रखा अंतःपर्तवी जालिका, और एक दे रखा हमें यहाँ पे लाइसोसोम। तो इसमें यहाँ पे बात करनी की राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम कहते हैं यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस। पहली बात इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पावर हाउस, शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। आपको पूछे F1 पार्टिकल्स, F1 या F0 पार्टिकल्स किससे संबंधित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्रिस्टी होती है संरचना, वो किसके अंदर होती है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए होता है यहाँ पे। और वायवीय श्वसन का जो मुख्य स्थल होगा वो कौन सा होगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो भी कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा इतना आपको। तो हमें यहाँ पे राइबोसोम का प्रोडक्शन पूछा भी कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे आप विशेष तौर से देखो ध्यान रखना कि केंद्र के अंदर इसमें राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। राइबोसोम है ना, इसका कार्य भी बता देता हूँ। राइबोसोम है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना कहते हैं।
क्योंकि ये आपके प्रोटीन बनाने का मेन कार्य करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम और एक होते हैं यहाँ पे 80S राइबोसोम। इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि 70S राइबोसोम कहाँ पे, तो 70S जो राइबोसोम होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। कौन सी कोशिका के अंदर होते हैं? ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और 80S प्रकार के राइबोसोम किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसके अलावा 70S राइबोसोम और कहां पर होंगे? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, एमटीसी शॉर्ट में, और एक होंगे ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सीएचएल। ठीक है, तो तीन ऐसे हमारे पास में कोशिकांग जिसमें आप तीन ऐसे हमारी पास में संरचना जिसमें 70S राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है इतनी डिटेल्स? आगे देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या रहे, क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखो कोशिका झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। वसा की द्विस्तरीय परत हम कह सकते हैं। किससे बनी होती है यहाँ पे? वसा की द्विस्तरीय परत से बनी हुई होती है, ध्यान रखना, लिपिड बाइलेयर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल या तरल मोजेक मॉडल है, ये विशेष रूप से सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। इस सिंगर और निकोलसन के द्वारा तरल मोजेक मॉडल या फिर आपके द्रव मोजेक मॉडल है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। देखो वॉटसन और क्रिक कौन थे? वॉटसन और क्रिक एक ऐसा आदमी थे जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किस लिए इनको दिया गया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बताने के लिए। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यहाँ पे वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, उसमें एक कुंडलन का व्यास 34 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडलन का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, प्रत्येक कुंडलन में 10 सारियम और प्रत्येक कुंडलन के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए कुंडलन का जो आपके घुमावदार होता है कुंडलन, वो आपके दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज जिसको हम कहते हैं यहाँ पे। तो वॉटसन और क्रिक कौन थे जिन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बताई थी? और कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला दे रखा अंतःपर्दवी जालिका के साथ निरंतर है। देखो कौन निरंतर है यहाँ पे? अगर आप डायग्राम बनाओ ना केंद्र का, तो केंद्र का डायग्राम ऐसे बनता है, इस तरीके से केंद्र का डायग्राम यूं बनता है। कंप्लीट नहीं हुआ अभी, कंप्लीट होने पर आपको पता चलेगा क्या है। इनके चारों तरफ ऐसी आपकी कुछ संरचनाएं होती है, ऐसी कुछ संरचनाएं होती है इनके चारों तरफ। ये जो संरचनाएं होती है इनको हम कहते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना, कि अंतःपर्दवी जालिका। क्या कहते हैं इसको? अंतःपर्दवी जालिका। केंद्रक भी है और केंद्रक के चारों तरफ यहाँ पे अंतःपर्दवी जालिका भी है। और अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, किसके आधार पे? राइबोसोम की उपस्थिति और राइबोसोम की अनुपस्थिति के आधार पे। अगर राइबोसोम, जिन अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम होता है वो तो होती है खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो ये अंतःपर्दवी जालिका किसके साथ निरंतर है? तो ये केंद्र के साथ, ये बीच में केंद्र हो जाएगा इतना, और आपके इसी के साथ कंटिन्यू हुई है, आपकी जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा केंद्रक भित्ति, ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रक भित्ति है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला देखो प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमारे पास में दो कोशिकाओं के बीच में एक विशेष प्रकार का जंक्शन होता है, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दोनों कोशिकाएं आपस में कांटेक्ट में रह सकती। देखो मान लो कि ये हमारे पास में दो कोशिकाएं यहाँ पे, इसके बीच में एक ऐसा जंक्शन होगा, ये बीच में एक जंक्शन होगा जिसके कारण दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में कांटेक्ट में रहेगा। इधर का साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है और इधर का इधर आ सकता है। तो ये बीच में जो जंक्शन होगा दो कोशिकाओं के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो आसन्न कोशिकाओं के बीच जो जंक्शन है वो कौन सा होगा यहाँ पे? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी आप ये ध्यान रखें, जिसके कारण दोनों कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में कांटेक्ट में रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये हमारे पास में, कि जड़ का दबाव किसके कारण होता है? अब यहाँ पे पूछ रखा है जड़ का दबाव। जब भी पानी अवशोषित करती है जड़ें, तो उनके अंदर कोई ना कोई एक प्रेशर जरूर लगता है यहाँ पे, और वो प्रेशर किसके कारण होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वो हमें प्रेशर पता होना चाहिए कि जड़ का दबाव होता है वो हमारे पास में किसके कारण होगा। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे
देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो निष्क्रिय अवशोषण दे रखा है, एक सक्रिय अवशोषण दे रखा है, और एक वाष्प उत्सर्जन में वृद्धि, और एक कौन सा दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण। देखो क्वेश्चनों को सही करने का तरीका एक ही है कि पहले जो ऑप्शन नहीं हो रहे उनको आप कट कर दो। प्रकाश संश्लेषण का तो कोई रोल होता ही नहीं यहाँ पे। और जड़ों में जो दबाव उत्पन्न होता है वो ओनली फॉर सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा कभी भी जड़ों के अंदर दबाव उत्पन्न नहीं होता है। तो आपके एक्टिव अगर एब्जॉर्बेशन हो रहा है यहाँ पे, मूल दाब अगर हो रहा है यहाँ पे, या रूट का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो किसके कारण होगा यहाँ पे, सक्रिय अवशोषण के कारण। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे रूट है, इस रूट की जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक लेयर आती है, उसका नाम होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस या एंडोथेसियम आप कह सकते हो। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की पट्टिकाएं पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, कैस्पेरियन पट्टिका के नाम से जानते हैं। और ये कैस्पेरियन पट्टिका जल के लिए क्या होती है, यहाँ पे अपारगम्य होती है। तो ध्यान रखना, रूट के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो जल के लिए अपारगम्य होती है, तो उनका नाम होता है कैस्पेरियन पट्टिका। क्या होती है, कैस्पेरियन पट्टिका, जिसके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है, और ये जल को आसानी से पार नहीं होने देती है। इस कारण जल होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होता है, अगली कोशिका के अंदर इंटर करता है। तो इसमें यहाँ पे सक्रिय अवशोषण है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पौधे के स्ट्रोमेटा के खुलने का क्या कारण है। अब बात कर रखी है यहाँ पे रंध्र कि रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे बंद होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रंध्र की जो द्वार कोशिका है उसी का डायग्राम बना रहा हूँ, या फिर हम नई स्लाइड इसके अंदर ले सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में गार्ड सेल इस तरीके से, ये द्वार कोशिका है। इस द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ ये इस प्रकार की आपके सहायक कोशिका होती है, ये इस प्रकार की, ये सहायक कोशिका। अब इसमें ये किस तरीके से द्वार कोशिका फूलेगी और क्या होगा, तो ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके पोटेशियम आयन पर। किस पर डिपेंड करेगा, पोटेशियम आयन। अगर ये पोटेशियम आयन ध्यान में रखना, यहां से चलकर अगर अंदर प्रवेश करता है, किसके अंदर, यहाँ पे इस द्वार कोशिकाओं के अंदर, जैसे द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगा तो द्वार कोशिकाओं की जो सांद्रता होगी वो द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाएगी, और जैसे ही सांद्रता बढ़ेगी तो द्वार कोशिकाओं के अंदर जल बाहर से क्या करता है, यहाँ पे प्रवेश, जल का क्या होगा, प्रवेश। और जैसे ही जल का प्रवेश होगा तो द्वार कोशिका फूल जाएगी। द्वार जो कोशिका है, गार्ड सेल है, वो द्वार कोशिका फूल जाएगी, और जैसे द्वार कोशिका फूलती है तो रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, तो रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस। तो पौधों के स्ट्रोमेटा खुलने का क्या कारण होता है यहाँ पे, एक तो देखो पोटेशियम है वो अंदर प्रवेश करेगा, और द्वार कोशिका को जैसे पोटेशियम अंदर प्रवेश करेगा सांद्रता बढ़ जाएगी, जल अंदर प्रवेश करेगा द्वार कोशिकाओं में फिर, और जैसे जल अंदर प्रवेश करेगा तो द्वार कोशिकाएं फूल जाएगी और रंध्र छिद्र खुल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ओपन स्ट्रोमेटा कहा जाता है। तो ये पोटेशियम आयनों के स्त्राव के कारण होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें यहाँ पे पोटेशियम आयनों का स्त्राव और पोटेशियम आयनों का प्रवाह, तो पोटेशियम आयनों का हमारे पास में जो स्त्राव है ना, ये करेक्ट होगा, यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा, सिक्रेशन होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ये कह रहा है क्वेश्चन हमें यहाँ पे कि स्त्री केसर या जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे। विशेष रूप से आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जब फ्लावर का हम डायग्राम पढ़ते हैं, यहाँ पे पुष्प का डायग्राम पढ़ते हैं, तो पुष्प के डायग्राम के अंदर हम इस तरीके से इसको डायग्राम को एकदम सजा सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से बना सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि पराग कणों को कौन सा भाग है वो यहाँ पे ग्रहण करेगा, उसकी भी हम बात कर लेंगे। पूरे डायग्राम को भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं साथ में। ये लो आपके डायग्राम समझने के लिए कंप्लीट। इसके अंदर ध्यान रखना कि ये जो ऊपर वाला भाग है जो पराग कणों को ग्रहण करेगा, यहाँ पे पराग कण आएंगे, ये पराग कण आए तो इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहा जाता है इसको, ठीक है, वर्तिकाग्र। ये जो भाग है इतना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे वर्तिका स्टाइल, और ये पोर्शन, ये पूरा भाग यहाँ पे, इसको हम कहते हैं अंडाशय, और अंडाशय आगे चलकर फल का निर्माण करता है। और अगर अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असत्य फल कहा जाता है, झूठा फल कहा जाता है इसको।
और ये साइड में हमारे पास में परागकोश, ये पुंकेसर की संरचना दे रखी है यहाँ पे, ये पुष्पासन का भाग, ये पुष्पवृंत का भाग यहाँ पे। तो स्त्री केसर जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है, तो वो होता है हमारे पास में वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। क्लियर है ये भी पॉइंट आपके पास? ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल का विकास। अगर बिना निषेचन के फल का विकास होता है, उनमें कभी भी आपके बीज का निर्माण नहीं होता है। अगर बिना निषेचन के फल बनते हैं तो कभी भी उनमें बीज नहीं बनते, ध्यान रखना। और ऐसे फलों को हम यहाँ पे पार्थेनोकार्पी फल कहा जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे? पार्थेनोकार्पी फल कहते हैं। क्लियर होगा? और एपोमिक्सिस का होगा मतलब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है, या इसी को हम पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जान सकते हैं। बिना निषेचन के बीज का निर्माण और बिना निषेचन के फल का निर्माण पार्थेनोकार्पी। ऑक्सिन और जिब्रेलिन होता है वो अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं, ध्यान रखना। अनिषेक फलन को प्रेरित कौन करते हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन करते हैं। तो बिना निषेचन के फल के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और ऐसे फलों के अंदर कभी भी आपके बीज का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है? यहाँ पे ये हमारे पास में पूछ रखा है। अब एक कोई भी गेमेट की बात करें की, चाहे मेल गेमेट की बात करो चाहे फीमेल गेमेट की बात करो, उसमें हमेशा ध्यान में रखना जीन का केवल एक ही एलील होता है यहाँ पे, कभी भी दोनों एलील्स नहीं होते। यहाँ पे जीन है उसका केवल और केवल एक एलील होगा। जैसे एग्जांपल के लिए तौर पे बताऊं कि शुक्राणु है, उस शुक्राणु के अंदर या तो एक्स हो सकता है या फिर वाई होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते यहाँ पे। तो केवल एक ही एलील होगा यहाँ पे, दोनों साथ में नहीं हो सकते यहाँ पे, ध्यान रखना। तो केवल और केवल जीन का एक एलील होगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। और जोहानसन ने जीन शब्द दिया था, जबकि मेंडल ने जीन की जगह कौन सा शब्द यूज किया था? आपके कारक शब्द यूज किया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा है हमारे पास में ये क्वेश्चन कि मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं, तब क्या होता है यहाँ पे? मेंडल के नियम होते हैं वो कब लागू होते हैं, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पे मेंडल के नियमों की हम बात करेंगे, और मेंडल के देखो 3 नियम दिए गए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और एक होता है यहाँ पे स्वतंत्र अपयूहन का नियम। प्रभाविता के नियम का अपवाद है 2, एक तो सप्रभाविता और एक होता है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, एक तो सप्रभाविता और एक कौन सा होता है यहाँ पे? अपूर्ण प्रभाविता होता है। एक तो अपूर्ण प्रभाविता और एक कौन सा होता है? सप्रभाविता। और स्वतंत्र अपयूहन के नियम का अपवाद होता है सहलगनता, जिसको हम लिंकेज के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेंडल के नियम होते हैं वो कब लागू हो सकते हैं? जब, ध्यान में रखना, इसके अंदर माता पिता होते हैं वो शुद्ध प्रजनन होते हैं, तभी उसके अंदर यहाँ पे लागू हो सकता है, वरना ये लागू नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक सामग्री है? अब देखो, डीएनए के बारे में बात कर रहा है कि डीएनए को किसने बताया था कि ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल है। वैसे मेन इसका जेनेटिक मटेरियल का जो खोज का जो श्रेय है होता है वो हर्ट्ज और चेज को जाता है, लेकिन इससे पहले ग्रिफिथ ने इस बात को साबित कर दिया था, लेकिन ग्रिफिथ को फिर गलत बताया गया था कि ये तेरी बातें नहीं मानी जाएगी। तो उस समय फिर हर्ट्ज और चेज ने थोड़ा सा चेंज करके उसे आपके एक्सपेरिमेंट को किया था, जिसमें से ये देखा गया था कि एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर प्रयोग करके भी इन्होंने बताया था। और इसके अलावा यहाँ पे एक NH4Cl भारी समस्थानिक काम में लिया गया था, तो उससे भी पता लगता है कि भी हमारे पास में डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें देखा गया कि नई संतति जितनी भी बनती है जीवाणु भोजी की, उनमें आपके यहाँ पे फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा थी, जो कि डीएनए के अंदर होता है। तो डीएनए से यहाँ पे हर्ट्ज और चेज के प्रयोग से हमें यहाँ पे पता लग पाया था, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, सटन और बावेरी कौन थे जिन्होंने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था? ठीक है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सटन और बावेरी के द्वारा दिया गया था। तो हमें यहाँ पे डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ किसने कहा था? हर्ट्ज और चेज ने कहा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगला देखो ये 60 नंबर क्वेश्चन, ओपेरोन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। देखो ये ओपेरोन है क्या? एक्चुअल में ओपेरोन की बात करें ना, तो ये हमारे पास में लेक ओपेरोन होता है। कौन सा ओपेरोन होता है यहाँ पे? लेक ओपेरोन होता है, ध्यान में रखना। और लेक ओपेरोन एक तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का नियमन करता है। किसमें करता है यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का
नियमन करता है, यहाँ पे ध्यान रखना। और इसके अंदर पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन होते हैं। कौन से होते हैं यहाँ पे? पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन। इसका मतलब एक से अधिक जीन होते हैं, वो आपके क्या करते हैं यहाँ पे? प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं या एंजाइम बनाने का कार्य करते हैं। और वो होते हैं इसके अंदर मेनली जेड, वाई और ए। और वैसे पूरा याद रखो तो याद रख सकते हो पी पोजिया, पी आई ये प्रमोटर है, पी और ओ ये पी दोनों, आई होगा ये दमनकारी प्रोटीन बनाएगा। दमनकारी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है यहाँ पे? आई। दमनकारी प्रोटीन या दमनकारी एमआरएनए बनाएगा। और ये दमनकारी प्रोटीन अगर लैक्टोज के साथ जुड़ जाता है तो ये दमनकारी प्रोटीन इस ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाती है और इसके द्वारा तीनों के द्वारा एंजाइम बनेगा। लेकिन जब माध्यम में लैक्टोज होगा ही नहीं तो ये दमनकारी प्रोटीन इस ऑपरेटर से जुड़ जाएगी और आगे का आपके जीन है वो कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा। तो हमें यही पूछ रखा है यहाँ पे कि ओपेरॉन का एक जीन जो प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है वो होता है यहाँ पे रेगुलेटर जीन। कौन सा होता है यहाँ पे? रेगुलेटर जीन होता है। और रेगुलेटर जीन होगा उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। संरचनात्मक जीन तीन होते हैं, जेड, वाई और ए, जो तीनों अलग अलग एंजाइम का निर्माण करते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ, किसकी विशाल मधुमक्खी का मतलब किसको विशाल मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ध्यान रखना सिंपल सा है कि एपिस्टोडोर्सेटा है, इसको हम विशाल मधुमक्खी कहते हैं। और आपको ये कमेंट्स करना है कि कौन कौन सी मधुमक्खियों का हम मधुमक्खी पालन में उपयोग कर सकते हैं और किसका मधुमक्खी पालन में प्रयोग नहीं कर सकते। कौन से प्रवासी प्रकृति की होती है वो भी आपको कमेंट्स करना है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा क्या रहता है? अब स्तनधारी के शुक्राणु की बात कर रखी है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना यहाँ पे स्पर्म की जब भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो उसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। सिंपल से एक बार समझाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ इसके अंदर। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, जिनमें हमें मेनली यही ध्यान रखना होता है कि भी कौन कौन से इसमें भाग है वो हमारे पास में सम्मिलित। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें ये ध्यान रखें कि जो आगे का भाग होगा वो आपके एक्रोसोम भाग होता है। कौन सा भाग होता है? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम भाग गोल्जी इकाई के द्वारा बनता है। ये किसके द्वारा बनेगा? यहाँ पे गोल्जी इकाई के द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पे कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पे तारक केंद्र होते हैं दो और दोनों एक दूसरे के समकोण पर पाए जाते हैं। एक को समीपस्थ तारक केंद्र और एक को हम कहते हैं यहाँ पे दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। यहाँ पे सर्पिलाकार क्रम में आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम निबेन कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम निबेन कर्ण या निबेन कर्ण के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा साइड में यहाँ पे आपके कोशिका द्रव्य होगा, उस कोशिका द्रव्य को हम यहाँ पे मेन चेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन चेट कहते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र होगा वो भ्रूण में विदलन की क्रिया करवाएगा। दूरस्थ तारक केंद्र होगा वो आपके पुच्छ भाग का निर्माण का कार्य करेगा। तो यही भाग पूछा गया है कि स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग ये होता है यहाँ पे सिर भाग, ये मध्य भाग, ये ग्रीवा भाग और ये पीछे का हो जाएगा पुच्छ भाग यहाँ पे। तो मध्य भाग के अंदर केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। तो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला देखो, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन तो सही लगा रखा था। अगला देखो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम में क्या होता है? यहाँ पे देखो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम में ये एक तरीके से आप टमाटर कह सकते हो इसको यहाँ पे। तो टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है यहाँ पे? देख लो, सिंपल सा है यहाँ पे। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होगा? बिल्कुल एस्कॉर्बिक एसिड है। ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखो, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? ये आपको ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक है वो टेरामाइसिन वो किससे प्राप्त होती है? अब ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि होती है और इसको हम यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस या रिमोसस के से प्राप्त करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टिड्डी है, ये कहाँ पे अंडा आपके अंडे देती है? यहाँ पे तो टिड्डी होती है मिट्टी के अंदर अंडे देती है। ध्यान में रखना, किसके अंदर अंडे देगी? यहाँ पे मिट्टी के अंदर। अमीबा में कैसा पोषण होता है? अमीबा एक कोशिका होता है, संपूर्ण शरीर सतह से भोजन प्राप्त करता है यहाँ पे। और इसके अंदर गति का सबसे ज्यादा जो सिद्धांत होता है फेमस वो होता है आपके सोल जेल सिद्धांत होता है। और अमीबा के अंदर कूटपाद उपस्थित होते हैं जिसके द्वारा ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी संपोषण इसको हम कहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। केंचुए में क्लाइटेलम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो केंचुए है क्लाइटेलम जो कोकून बनाएगा यहाँ पे। तो उसके अंदर यहाँ पे ये 14, 15 और 16 इन तीन खंडों के द्वारा क्लाइटेलम का क्या होता है? निर्माण होता है।
प्राकृतिक प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पर होता है यहाँ पे? तो प्राकृतिक वर्गीकरण जो प्रणाली है वर्गीकरण की, वो फाइलोजेनिक और किसके ऊपर आधारित हो जाएगी? यहाँ पे आकारिकी के ऊपर आधारित हो जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मेटामेरिज्म किस फाइलम की विशेषता होती है? देखो, मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि शरीर खंडों में डिवाइड होना है, वो कहां से शुरू हुआ था, वो हमें यहाँ पे मेटामेरिज्म के बारे में बताता है। और ये होता है संघ एनेलिडा का एग्जांपल, जिसमें नेरिस और केंचुआ वगैरह आते हैं। केंचुआ होता है उसको किसान का मित्र, फेरेटिमा पोस्टमा उसका वैज्ञानिक नाम। नेरिस होता है वो आपके एक लिंगी होगा, उभयलिंगी नहीं होता। लेकिन केंचुआ कैसा होता है? उभयलिंगी। नेरिस के अंदर एक विशेष प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पैरापोडिया, और जो उसको जल में तैरने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब ये जो भी डिटेल मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं के इर्द गिर्द एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पानी संवहन प्रणाली मतलब ऐसा होता है कि पानी बहने की प्रणाली किसके अंदर होती है? वो होती है पोरीफेरा संघ के अंदर। यहाँ पे ध्यान, या इस संघ के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम स्पंज के नाम से जानते हैं। छिद्रधारी प्राणी होते हैं, यू स्पंज या साइकन वगैरह, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। प्लेटी अरमंथिस प्लेट के समान चपटे कर्मी के नाम से इसको हम यहाँ पे जानते हैं। इकाई नो डर बेटा, नहीं डरना है यहाँ पे। इसका मतलब इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, दंत कोशिकाएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन 27, ये देखो आपके बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तक जो हड्डी को किससे जोड़ता है? यहाँ पे मांसपेशी से। देखो, एक तो होता है यहाँ पे हड्डी को मांसपेशी या पेशी से जोड़ने वाला उत्तक, ये हो जाएगा बोन्स और ये हो जाएगा मसल्स। तो इसको आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे बीटीएम, टी बीच में, टी का मतलब हो जाएगा टेंडन, टेंडन का मतलब कंडरा हिंदी में। और एक होता है बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाला जो उत्तक होगा उसको हम कहते हैं एल, एल का मतलब लिगामेंट। पल भी याद रख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हो जाएगा कंडरा करेक्ट हो जाएगा, और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक पूछे तो लिगामेंट या हिंदी में कहते हैं स्नायु। नेमेटोड जो अल्सर बनाता है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नेमेटोड, ऐसा कौन सा जो सूत्रकर्मी है जो अल्सर का निर्माण करता है? तो वो होता है यहाँ पे मिलेडोगाइन इनकोडेंसिया। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। रक्त जमावट की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो रक्त जमावट की प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 चरण होते हैं, ध्यान में रखना, रक्त जमावट की प्रक्रिया के अंदर। लगभग 70% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाई जाती है? यहाँ पे तो 70% CO2 का परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होगा। ये आप विशेष तौर से इसके अंदर यहाँ पे ध्यान, बाइकार्बोनेट्स के रूप में होगा, ध्यान रहेगा। यहाँ पे HCO3- के रूप में हम कह सकते हैं यहाँ पे। और ज्यादातर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। 40 शुक्राणु जोत बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणु नाशक होते हैं? माध्यमिक शुक्राणु नाशक का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कितनी संख्या होगी? यहाँ पे ये कह रहा है 40। अगर हमें यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु पूर्व बनाने हैं तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? तो आपको पता होगा 2 सेकेंडरी अगर स्पर्मेटोसाइट होते हैं तो उनसे केवल कितने बनते हैं? हमारे पास में 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये 4 होते हैं, ध्यान रखना। ये 2 से, इसका मतलब ये कह रहा है ये 40 हो गए तो ये कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। सिंपल सा आंसर है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे 20 ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कपास किसका उदाहरण है? यहाँ पे कपास क्या है? पत्ता फाइबर है या सतह फाइबर है या बास्ट फाइबर है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कपास होता है ये सतह फाइबर की तरह काम करता है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सलजम खाने योग्य हिस्सा होता है और ये सलजम खाने योग्य हिस्सा है तो ये किसका रूपांतरण है? यहाँ पे तो ये ध्यान में रखना, रूपांतरित एक मूसला जड़ होती है। यहाँ पे रूपांतरित मूसला जड़। मक्का या गेहूं के फल का जो प्रकार होता है वो आपके किस प्रकार का फल होता है? किस किस की बात की हुई यहाँ पे? मक्का, और एक बात की गई यहाँ पे गेहूं की। तो ये कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है, तो ये डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट। सुसंस्कृत कपास की स्पीशीज, देखो सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सुसंस्कृत कपास की स्पीशीज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसकी स्पीशीज कितनी होती है? यहाँ पे 4 होती है। तो ये इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आगे दे रखा है यहाँ पे पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तो पहली ट्रांसजेनिक जो फसल है वो तंबाकू की फसल थी, ध्यान में रखना। बाकी फसलें बाद में बनी थी। एक गोल्डन राइस का ध्यान रखें, सुनहरे चावल जिसमें विटामिन ए होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए। ब्रेसिका नेपस जिसमें हिरुडीन का उत्पादन करने के लिए एक जीन स्थापित किया गया था, ब्रेसिका नेपस पादप में।
इसमें पहली ट्रांसजेनिक फसल जिसमें जीन स्थानांतरण के द्वारा जिसको तैयार किया गया था वो थी आपके तंबाकू की फसल थी। यहाँ पे कपास, बीटी कपास बनाई गई थी, बाद में बहुत सारी थी, लेकिन मेनली पहले है वो तंबाकू की फसल। कपरा बीटल किसका कीट है ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो कपरा बीटल होगा ये संग्रहित भंडारण के जो अनाज होते हैं ना उनका ये कीट होता है। तो ये भंडारण के जो आपकी कीट है उनसे ये सवाल पूछा गया है। कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी में निम्न में से कौन सा कार्य होता है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बताना है कि कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यहाँ पे इनमें से करता है। तो ये आप ध्यान रखना, ट्राइकोग्रामा ये इसके विपरीत क्या करेगा, यहाँ पे कार्य करेगा या इसका खिलाफ कार्य करता है जो इसको नष्ट कर सकता है। ये लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे। एक तो स्यूडोमोनास रूबिलिनस लाल धारी बीमारी का कारण बनता है। तो ये मुख्य रूप से किसके अंदर बनता है यहाँ पे, तो गन्ने के अंदर ये लाल धारी की बीमारी हो सकती है यहाँ पे। अगला दे रखा भारत की सबसे सस्ती और ऊर्जा देने वाली जो फसल है वो कौन सी फसल है यहाँ पे, केला। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये आपके 2021 का जो पेपर है उसका हमने डिटेल सॉल्यूशन इस क्लास के अंदर किया है, जिसमें हमने पूरे एकदम डिटेल सॉल्यूशन पढ़ा है। और नेक्स्ट आपके 29 जून को जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे क्वेश्चनों को पूरा डिटेल से पढ़ा है। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पेपर के साथ में। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ एग्रो जेट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।